आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2024 में होने वाला है उसी का जो है मोस्ट वीवीआई प्रश्न, ठीक है, जो कि 2024 में सीधा सीधी आपको बोर्ड में पूछने वाला है, ठीक है, जो कि 100% आपको गारंटी के साथ ये सेट आपको दिया जा रहा है, ठीक है। ये हिंदी का है, ठीक है, मॉडल सेट फर्स्ट, ठीक है, मॉडल सेट पहला है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि मॉडल सेट ये फर्स्ट है, ठीक है। और यहाँ से आप पढ़कर 95% ला सकते हैं, ठीक है, हमारे चैनल से। इसका जो है हम लोग फुल गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, या हमारे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जितने भी विषय हैं, आपको सीधा सीधी साइंस में बोल देता हूँ, साइंस का जितने भी टॉपिक पढ़ाया गया है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा टोटल वीडियो, तो आपका सीधा सीधी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हिंदी भी आपको पढ़ाया जा रहा है, अब चालू हो गया है। आपको 20 दिन में आपका हिंदी भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, ठीक है। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इस मॉडल सेट का, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखिए और इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, ताकि आपका जो है दोस्त भी इससे पढ़कर अच्छा खासा नंबर ला सके, ठीक है। चलिए, और अपने हमारे साथ अपना भी मेहनत कीजिए, ताकि आपका भी रिजल्ट आप ही के हाथ में है। आप मेहनत कीजिएगा तभी आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है जाति पाति छोड़कर मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1935, 1936, 1937, 1938, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको वहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो इसमें जो भी आपको उत्तर सही होगा उसको आपको रंग देना होगा। तो आपको उत्तर जो हो जाएगा राइट कितना, 1936 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। सम्मेलन ये हुआ था 1936, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने आ चुका है दूसरा। भीमराव अंबेडकर भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। किसको मानते हैं। पहला कार्य कुशलता, दूसरा जाति प्रथा, उद्योगों की कमी और प्रतिकूल परिस्थितियां। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण कौन मानते हैं, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए तीसरा। पड़ोसियों के आवारागर्दी छोड़ने छोकरों के साथ लट्टू कौन नचा रहा था। तो पड़ोसियों के आवारागर्दी छोकरों के साथ जो है लट्टू कौन नचा रहा था, तो आपको याद रखना होगा कि मदन जो है वही लट्टू खेल रहा था, ठीक है। तभी वहाँ पे कासू पहुँचा, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे से किताब पढ़ा होगा तो इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्नों को किताब से एकदम निचोड़ कर बनाया गया है एक मॉडल सेट, ठीक है। इसको यदि आप अपने मन से कर रहे हैं तो भी अच्छा है, नहीं तो हम इसका जो है उत्तर बता ही रहे हैं। और आप अगर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा तो उससे और भी आपका मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन है, ठीक है। नाउमीद बुढ़ापे का तारा कौन है, तो आपको याद रखना है खोखा, ठीक है। ये खोखा है, ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है, ठीक है। तो किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ चुका है, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है संस्कृत की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। छठा कह रहा है जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपर में डूब रहा है। कि जो सर जोन्स थे वो कितने वर्ष के थे, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो छठा का क्वेश्चन का जो है राइट आंसर याद रखिएगा कि 37 वर्ष के वो थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है 7वां। कह रहा है चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है, ठीक है। ये चारु चंद्रलेख किसका जो है लेखक है, किसने लिखा है इस उपन्यास को, ये आपसे पूछा गया है 7वां में। तो आपको याद रखना है क्या कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। किसके जीवन प्रतीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो किसकी प्रतीक है, तो पार्श्वी वृत्ति की ये प्रतीक है नाखून जो है हम लोगों का, मनुष्य का, ठीक है। 9वां प्रश्न देखिए। कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसके लिए, आलोक
पर्व, ठीक है, आलोक पर्व के लिए उनको अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 10वां आ चुका है। बेतमा दानपत्र कब का है? बेतना दानपत्र कब का है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बेतना दानपत्र जो है 220 ईस्वी का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1020 ईस्वी, सॉरी 1020 ईस्वी का है, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। दक्षिण भारत के पांड्य प्रवेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो किस राजा के हैं? तो आपको याद रखना है ये राजा वरगुण के हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर। 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यही चारपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे हैं, यह किसने कहा है? ये आपके पाठ में से है कि ये 11 रुपया जो है साड़ी में से निकालकर हमने यहीं पर रखा है, ये किस पाठ से लिया गया है ये आपको बताना है। तो ये बहादुर जो है उस पाठ से, उसमें ये जो है लाइन लिखा गया है, ठीक है, बहादुर पाठ में, ठीक है। बहादुर की इसमें कहा है कौन कहा है, 1 मिनट, इसमें कहा है कौन है, बहादुर पाठ नहीं है। इसमें कहा है कि आपको ये किसने कहा है कि हमने जो है 10 रुपया निकाल कर साड़ी, 11 रुपया निकाल कर साड़ी के खूंट से रखा है। तो आपको ये उत्तर बताना है आपको कि किसने कहा है। रिश्तेदार की पत्नी ने, जो आई थी उसके घर रिश्तेदार की पत्नी, उसी ने कहा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 13 नंबर प्रश्न कि निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे रही थी? किसको दे रही थी निर्मला फटी पुरानी दरी? तो आपको बताना है सीधा सीधी कि बहादुर को, ठीक है, बहादुर को। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? किस पर लिखी थी कविता? तो आपको याद रखना है कि वो कविता लिखे थे वर्जिल पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। लेखक राम विलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि लेखक राम विलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1912 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? तो आपको ये प्रश्न जो है सीधा सीधी बोर्ड में पूछने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना है हमारे साथ। अगर थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं हमारे साथ, जो कि आपको दिया जा रहा है वो सीधा सीधी आपको बोर्ड में पूछ दिया जाएगा। तो थोड़ा सा मेहनत हमारे साथ कर दीजिएगा तो आपका जो है पक्का 95% यहाँ से रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर 27 साल के जो थे तो उनको जो है पुरस्कार मिला था, ठीक है। बहुत चुना हुआ प्रश्न आपके लिए हम लोग करा रहे हैं किताब से, ठीक है। बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? ठीक है, बिरजू महाराज यदि आपसे पूछ देता है कि कानपुर कितने दिन रहे तो आपको बताना है 2-2.5 साल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर। आद्रे ब्रेता रेने सापाल एलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अविनियो में रहकर लिखी थी? कितनी कविताएं लिखी थी ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि कितनी कविता लिखी गई है। तो ये 30, ठीक है, कविता वहाँ पे 30 लिखी गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन ठंड से काँप रहा था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। कौन ठंड से काँप रहा था? तो आपको याद रखना है संतु जो था वो ठंड के मारे काँप रहा था, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखिए। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये किसने, इस उपन्यास को किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है कि इसको जो है लिखा है किसने? विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। 21 प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्नलिखित में से कौन है? कौन पुस्तक लिखी गई है उनके जन्मदिन पर? तो आपको याद रखना है ये गिरिजा है, गिरिजा वही लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर। बिस्मिल्लाह खां
फिल्म देखने के लिए कितने पैसे लेते थे? कितने पैसे लेते थे? तो आपको याद रखना है कि मामू से किससे पैसा लेते थे पूछा गया है। तो मामू से लेते थे, मौसी से लेते थे, नानी से लेते थे, यानी इनमें सभी से लेते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? तो आपको याद रखना है ये जो है एक शिक्षा शास्त्र है। ये एक शिक्षा शास्त्र है। ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है? 24 हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? हरिजन जो है उसके लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं? तो ये बढ़िया शिक्षा गांधी जी अहिंसक प्रतिरोधी को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर को 3 गुना स्वर में हम लोग बोलते हैं, आवाज़ में बोलते हैं, समय में बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है कि उसको हम लोग बोलते हैं पलुप्त स्वर। पलुप्त स्वर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन य र ल व कौन सा व्यंजन कहलाता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि य र ल व कौन सा स्वर है। तो आपको याद रखना है अंतस्थ स्वर, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये व्यंजन होता है। स्वर सॉरी हो गया। भर भ का उच्चारण स्थान आपको बताना है। भ का उच्चारण स्थान एक आपसे प्रश्न जो है 1 या 2 आपसे 100% पूछेगा उसका उच्चारण स्थान। ठीक है, तो भ जब बोलिएगा तो आप सीधा सीधी देखिएगा कि ओठ जो है आपके ऊपर और नीचे का दोनों सट रहा है तो ओष्ठ बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 29 भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है भाषा के 3 रूप होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 30 नेपाल शब्द कौन सी संज्ञा है? नेपाल शब्द जो है वो क्या है? तो एक ये देश का नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 31 संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आपको याद रखना है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 32 मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये आपको याद रखना है किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंध वाचक का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? राष्ट्र शब्द का विशेषण आपको बताना है। तो राष्ट्र शब्द का विशेषण बनाइएगा तो राष्ट्रीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? पर्वत शब्द का विशेषण आपको बताना है। तो आपको याद रखना है पर्वत का पर्वतीय होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। ठीक है, एक वचन ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आंसू शब्द कौन सा लिंग है? आंसू जो शब्द है उसे हम लोग किस लिंग से पहचानेंगे? तो आपको सीधा सीधी बताना है पुल्लिंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आ चुका है आपका अगला प्रश्न 37 चित्र शब्द कौन सी लिंग है? चित्र बताना है आपका कौन सा लिंग है। ठीक है, तो चित्र शब्द को आपको बताना है तो सीधा सीधी आपको याद रखना है कि पुल्लिंग होता है। चित्र जो है पुल्लिंग होता है। ठीक है, चित्र अच्छा है, चित्र अच्छी है नहीं बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप शब्द बनाकर आप भी अच्छे से बता सकते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उससे आप लोगों को एक शब्द बना लेना है। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यह किस कारक का उदाहरण है? ठीक है, विस्मयादि बोधक आ गया। हे हो अरे कौन सा संज्ञा में आता है? तो आपको सीधा सीधी याद रखना है कि वो जो है संबोधन में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं 39 मोहन कलम से लिखता है से किसका उदाहरण है? ठीक है, तो ये हो जाएगा करण से। ठीक है, ये जो है कलम
मोहन और कलम दोनों को जोड़ रहा है। जोड़ने के काम में हम लोग करण बोलते हैं और अलगाव में हम लोग आपदान से बोलते हैं। आपदान मतलब पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ और पत्ता एक ही में था लेकिन गिर गया, अलग हो गया, तो उसके लिए हम आपदान का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ चुका है 40। निम्नलिखित में से शोषण वर्ण कौन सा है? शोषण वर्ण कौन सा है ये आपको बताना है, तो आपको याद रखना है। कौन होता है, तो स होता है शोषण वर्ण। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 41। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था ये आपसे पूछा गया है। तो आपका जो है गुरु नानक का जन्म कब हुआ है याद रखना है 1469 ईस्वी। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सीखा शब्द का अर्थ क्या है? सीखा शब्द का अर्थ क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो सीखा शब्द का अर्थ होता है चौरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 43। मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही किस कविता की पंक्ति है? किस कविता की पंक्ति है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है ये किस कविता की पंक्ति है, तो प्रेम आईनी श्री राधिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादनी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा है? ये किसने कहा है आपको याद रखना है कि ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, आपको क्या करना है कि इसको पूरा वीडियो को अंत तक देखना है और एक बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको मज़ा आ रहा होगा ऐसे प्रश्नों के लिए। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कि सुजाता के आंगन में। ठीक है, सुजाता के आंगन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 46। इन कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे? कौन मानते थे? तो आपको याद रखना है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है आपके सामने 47। भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? ठीक है, मतलब लिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ग्राम्या से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 48। कह रहा है दैन्य जड़ित अपलक नथ चितवन जो है अधरों में चीर निर्वह रोदन, यह पंक्ति किस कविता की है? यह पंक्ति आपको बताना है। तो अच्छे से अगर आप बुक पढ़े हैं तो ये पता चल जाएगा कि आपको किस कविता से है। तो भारत माता से है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 49। कह रहे परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है ये किसकी रचना है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 50 नंबर। कह रहा है दो राह, क्या कह रहा है 50 नंबर, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो ये आपको याद रखना है जनता का जन्म से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में आपको एक सेट में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। ठीक है, आपको करना है। ठीक है, तो ये वीडियो लंबा होने के कारण हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं 50 प्रश्न के साथ। ठीक है, इसका 50 अगला प्रश्न जो है 50 से लेकर 100 तक आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, इसको शेयर भी कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं इसका जब पार्ट 2 अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास चला जाए। ठीक है, आपके पास क्यों चला जाए? क्योंकि आप जो है क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है बनाया जा रहा है। ठीक है, ये आप ही के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो से जुड़िए, इस चैनल से जुड़िए। ठीक है, तभी आपका जो है उज्जवल भविष्य जो है होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।